तो आज का टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट। क्या भगवान है? तो हमने लास्ट वीक किया था सर्च ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की तलाश में, आनंद की तलाश में, आनंदमय अभ्यासा। अब इस वीक हम डिस्कस करेंगे क्या भगवान है। तो कई बार लोगों को ये डाउट होता है कि भगवान है या नहीं, और कई लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, भगवान नहीं है। तो अगर हम देखें, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको किसी चीज़ में भी श्योरिटी नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, और अगर चैलेंज किया जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या भगवान है भी। तो इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे थोड़ी, और इस डिस्कशन के माध्यम से हम एक दूसरे से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या अलग अलग चीज़ें हैं, और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि किस किस माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाता है, क्या शास्त्रों का क्या कहना है इस बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? कोई आप में से अनम्यूट करके शेयर करना चाहेगा? Yes, I believe in God. वाई? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई? कोई शेयर करेगा? कोई आइडियाज, कोई थॉट्स इस बारे में कि क्यों? तो भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में जानने के लिए कई एस्पेक्ट, कई सवाल आ सकते हैं। कहते हैं कि कोई कोई प्रूफ नहीं है इसका कि भगवान है, कोई सबूत नहीं है। क्या आप मुझे दिखा सकते हो भगवान? और अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों है समाज में? अगर हम देखते हैं हर जगह इतनी दुख है, इतने लोग पीड़ित हैं, ऐसा क्यों? एक बार एक कॉलेज के अंदर पांच छह दोस्त वो मिलते हैं और वो कहते हैं हमने अपनी एक गैंग बनाई है और इसमें हम फुल्ली एथीस्ट हैं, बिल्कुल भगवान पे कोई विश्वास वगैरह नहीं रखना। हमने देख लिया है इतनी समाज में प्रॉब्लम हो रही है और हमें दिखते ही नहीं है भगवान है कहाँ, तो इसलिए भगवान में विश्वास रखने की कोई एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, नहीं रखेंगे। अब धीरे धीरे वो ग्रेजुएट हो गए, सब अपने अपने काम में चले गए। तो उनमें से एक दोस्त कुछ सालों के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस के लिए उसने एक फैक्ट्री, पूरा जो एरिया था, बिल्डिंग वगैरह बनाई वहाँ पे। एक उसका स्टार्ट करने के लिए एक पार्टी सी रखी जिसमें बुलाया सबको। तो लोग आए वहाँ पे। जब वो आए तो उन्होंने देखा, अरे ये दोस्त भी थे उसके जो कॉलेज के। तो उन्होंने कहा ये सब पूजा पूजा, ये सब अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पूजा का। तो उन्होंने कहा ये कोने पे लेके गए उसके। उसने कहा यार, अपने अपन ने तो डिसाइड किया था ये पूजा वूजा के चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं, ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा देख यार, इतना करोड़ों का खर्चा किया मैंने, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ ली। अब अगर खाली पीली में कोई भगवान बाई चांस हो भी ऊपर, तो उसको भी खुश रहने दो ना। अपना 2-4 हज़ार का पूजा करने में अपना करोड़ों का जो है वो एक इंश्योरेंस हो जाता है। तो बेसिकली लोगों का ये है कि उनको ठीक से नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ठीक है, सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, क्या पता कुछ। फियर ऑफ अननोन, डर जिसका हमें पता नहीं है, कोई ऐसा खराब हमारे ऊपर ना हो जाए। तो कई बार डर की वजह से कर लेते हैं लोग। मगर ठीक से सही तरीके से ज्ञान लेना, सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड करना, ये ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। कई बार लोग, हमने देखा है, कोई एग्ज़ाम हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डे हो तो उसमें मंदिर चले जाते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि एक हमारे स्कूल में फ्रेंड था, वो एग्ज़ाम के दिन आप हमेशा देखोगे उसका तिलक होता था। चाहे बाकी दिन तो होगा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के दिन होगा। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रार्थना करके आए भाई एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए। तो लोगों का ऐसा है कि
श्योर शॉट अगर आप चैलेंज करोगे तो शायद वो नहीं बता पाएंगे भगवान के बारे में, या उनको कन्विक्शन नहीं होगी। लेकिन एक फियर होता है कि हाँ ये भी एक सिक्योर कर लूँ मैं। लेकिन भगवान के बारे में जानने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच भी ली जा सकती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी चीज़ को भी जानने के लिए एक अथॉरिटी के पास जाते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। जैसे अगर हमारे को हेल्थ के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, या हेल्थ को अपनी इम्प्रूव करना है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं हम ऐसे नहीं पूछते कि हाँ भाई किसी से भी करवा लो, या हमने इकट्ठे की अपने दोस्तों के जो भी राय है उस हिसाब से अपना इलाज कर लिया। ऐसा इलाज जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास हार्ट प्रॉब्लम है, आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो अप्रोप्रिएट है। किडनी की प्रॉब्लम है, किसी किडनी के पास चले गए। तो इसी तरह से अगर हमारे को कोई स्पेशलिस्ट इंजीनियर चाहिए किसी कंपनी में, तो हम देखते हैं कि उनका इंटरव्यू के लिए पूरी डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो सब देख के कि क्या क्या है आपका, फिर वो हायरिंग करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जब हमारे को नॉलेज गेन करनी है या हेल्प चाहिए होती है, तो हमारे को सिस्टम पता नहीं है लोगों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से पता लगे क्या ऑथराइज सोर्स है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। तो इस सब की चीज़ों की नॉलेज नहीं है लोगों के पास। लेकिन जहाँ पे भी कोई चीज़ क्रिएट होती है, कोई भी चीज़ अगर क्रिएटेड हुई, इन्वेंट हुई, तो उसका कोई क्रिएटर होता है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। टेलीफोन आप लोगों को पता है किसने इन्वेंट किया था? कौन बताएगा? एनीबडी? कोई गेस? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, करेक्ट। टेलीफोन हुआ ग्राहम बेल ने। डीजल इंजन रोडोल्फ डीजल, यहाँ पे लिखा है। बल्ब किसने बनाया? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और गेस? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। यस। अच्छा, टेलीस्कोप किसने बनाया? गैलीलियो। तो जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं आती, उसको कोई बनाने वाला है, कोई ना कोई बनाता है। क्रिएशन इम्प्लाइज अ क्रिएटर। अगर क्रिएट हुआ है कुछ, तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर है। तो उसी तरह से हम देखते हैं पूरी सृष्टि जो है बनाई है, क्या ये सब बिना क्रिएशन के बन गई? क्या ये सब में कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। इतना खूबसूरत फ्लावर होता है, उसके अंदर फ्रेग्रेंस भी होती है, ब्यूटी भी होती है, टच में भी कितना सॉफ्ट होता है। हर एस्पेक्ट को आप देखो तो देयर इज एन इंटेलिजेंस। और कितना इजीली बनता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती हैं। सिर्फ एक बीज उगाते हैं हम, और उससे पौधा आ जाता है, और पौधे से फल फूल इतनी सारी चीज़ें आती हैं, और फिर उन्हीं फलों के अंदर एक और बीज है, उसको डाला। तो इस तरीके से हम देखते हैं प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं, पूरे क्रिएशन में कई सारे रूल्स और लॉज हैं, और हमने भी कई सारे रूल्स और लॉज बनाए हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, नहीं तो चालान मिल जाएगा, आपको टिकट मिल जाएगी। ट्रैवलिंग के अलग रूल्स हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जब हम प्लेन में जाते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, यू हैव टू गो थ्रू, उस सब से गुजरना पड़ता है। तो उसी तरह से सृष्टि के भी बड़े सारे लॉज हैं, और लॉज को फॉलो करना पड़ता है। इतने सारे जो प्लैनेट्स चल रहे हैं, वो इस तरीके से चल रहे हैं कि बड़ी स्मूथली, एक रेगुलेटेड सिस्टमैटिक फैशन में। कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन है ट्रैफिक कंट्रोलर इनका? लॉज हैं कितने सारे, ग्रेविटेशन के लॉज, ऑप्टिक्स के लॉज, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, इतने सारे लॉज हैं। और हम देखते हैं एक डिज़ाइन है इस पूरी क्रिएशन में। जैसे अलग अलग जीव जो हैं, उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन इस तरीके से बनाया है बॉडी को कि सस्टेन कर सकें, और हर एक का कोई रीज़न है। जिराफ की नेक है बड़ी,
तो उसी तरह से उसके बाकी शरीर को बनाया गया है ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके और बड़ी नेक से ऊपर जाके अच्छे अच्छे वैरायटी की चीज़ें वो खा सकता है। तो ये सब चीज़ों में एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। जैसे एक बर्ड, अगर बर्ड की हम हड्डियां देखें तो बड़ी यूनिक होती हैं, बहुत लाइट होती हैं, हॉलो होती हैं अंदर से, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फैसिलिटेट करता है बर्ड को कि वो फ्लाई कर सके। कैमल की बॉडी हम देखते हैं इस तरीके की डिज़ाइन है कि कई कई दिन तक स्टोर कर सकता है वो वाटर को एक बारी पीने के बाद। तो हमने देखा कि क्रिएटर इम्प्लाइज क्रिएशन, रूल्स और लॉज तो लॉ मेकर होना चाहिए, और फिर हमने देखा एक डिज़ाइन है जिस तरीके से नेचर की चीज़ें बनी हैं, एनिमल्स की बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी बनी है, और अर्जेस और डिमांड्स हैं लिविंग एंटिटीज़ की। जैसे ह्यूमंस हैं हम, हमारी कई सारी अर्जेस और डिमांड्स हैं, और जिस तरह से हमारी डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई उसका रियल एस्पेक्ट है। जैसे अगर प्यास लगती है, उसको फुलफिल करने के लिए पानी एग्जिस्ट करता है नेचर में। अगर किसी को भूख लगी है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए है यहाँ पे खाना। तो जो भी हमारी नीड्स हैं बॉडी की, या डिमांड्स हैं, या अर्जेस हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई है। अगर किसी की अर्ज हम देखें हैं टू प्रोक्रिएट, तो उसके लिए भी सिस्टम बना है, मैकेनिज्म बना है। और अगर हम देखें एक अर्ज और डिमांड ऐसी भी है जो कि वर्शिप करने की है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। तो क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक अर्ज के लिए एक्चुअल चीज़ एग्जिस्ट करती है नेचर में, उसी तरह से वर्शिप करने के लिए भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है एनवायरनमेंट में, और वो है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसको गॉड भी कह सकते हैं। और अगर आप देखें कोई आदिवासी भी हो तो वहाँ पे भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है जिसमें वो वर्शिप करते हैं। और अगर कोई एथीस्ट भी अपने आप को समझे, फिर भी वो किसी ना किसी बड़े नेता को, पॉलिटिशियन को, फ्रीडम फाइटर को, स्पोर्ट्स पर्सन को, बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, किसी ना किसी को वो भी एडमायर, अप्रिशिएट और एक तरीके से वर्शिप करते। तो ये डिमांड है वो इंसानों की, और इसीलिए इसी को पूरा करने के लिए एक्चुअली हम देखते हैं नेचर में एग्जिस्ट करता है गॉड। मगर गॉड का मतलब क्या है? गॉड के डेफिनेशन क्या है? कई लोग कहते हैं गॉड मतलब एक लाइट, कहीं बस रोशनी की तरह है या शक्ति की तरह है। कोई कहता है गॉड मतलब नेचर ही है, जो नेचर है, मदर अर्थ, उसी को गॉड कह लेते हैं। कोई कहता है गॉड ने बनाया सब कुछ लेकिन अब वो डेड हो गया है। तो एक नेटजी ऐसा था, उसने एक जगह लिख दिया गॉड इज डेड, और नीचे अपना नाम लिख दिया, साइंड बाय नेटजी। जब उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, उसकी फ्यूनरल कॉफिन वगैरह के ऊपर, वहाँ पे किसी ने जाके लिख दिया कि भैया अब तो नेटजी इज डेड, और उसके नीचे साइन था गॉड। तो गॉड पहले भी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन लोग जो डिनाई करते हैं गॉड को, वो आते जाते रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि आप ही भगवान हो, मैं भगवान, आप भगवान, हम ही भगवान हैं। तो ऐसे हर एक के अलग अलग डेफिनेशन है भगवान की, लेकिन हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो उसका क्या मतलब है वो भी हम क्लियर कट बताएंगे। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि वर्ड हम कुछ बोलें और दूसरे कुछ और सुने, तो उसमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे एक ही वर्ड के एक ही उसके एक अलग अलग मतलब हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक व्यक्ति हैं, वो बोल रहा है हे माँ, हे माँ, हे माँ, और दुर्गा जी को याद कर रहा है, दुर्गा देवी माँ को, और कह रहा है हे माँ, हे माँ। तो ये तो पिताजी हो गए। और वहीं उनका बच्चा है जो, वो भी हेमा हेमा कर रहा है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड हेमा को याद कर रहा है, या मूवी स्टार हेमा को याद कर रहा है। तो सेम वर्ड है लेकिन अलग इन्फरेंस है। तो जब हम गॉड बोलते हैं तो हम जो बोल रहे हैं और आप जो सोच रहे हो वो सेम होने चाहिए।
अलग अलग नहीं। तो इसलिए हम जब बोलते हैं गॉड, उसका क्या है मतलब, उसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम सोर्स है, जिनके वजह से सारी चीजें, सारी सृष्टि एग्जिस्ट करती है, वो सोर्स है हर चीज के। जो भी सृष्टि में, क्रिएशन में चीजें हैं, सब भगवान से ही आ रही हैं। और प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, हर कुछ उन्हीं को बिलोंग करता है। तो वो सोर्स भी हैं, वो प्रोप्राइटर भी हैं, और इंजॉयर, अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इंजॉय भी वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंजॉय नहीं कर सकते, हमको भी वो इंजॉयमेंट मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए हमारी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो इंजॉयमेंट हम नहीं, उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। मगर भगवान जो है वो सुप्रीमली इंजॉयर है, हर चीज़ जो है उसको इंजॉय करते हैं, कर सकते हैं। और सुप्रीम कंट्रोलर, सब चीज़ को कंट्रोल करना ये ईश्वर के हाथ में। ईश्वर वर्ड ही होता है, उसका मतलब कंट्रोलर। तो हम देखते हैं किसी फैमिली के अंदर एक बच्चा होता है, उसके पिताजी, दादा, पड़दादा, पड़ दादा, ऐसे चलते आते हैं। लेकिन अगर हम और चलते जाएं, उनके एंसेस्टर और टॉप में अगर हम जाके देखें, तो दैट इज द सोर्स, दैट इज गॉड, दैट इज भगवान। जैसे मुर्गी और अंडा, लोग कहते हैं मुर्गी आई पहले या अंडा आया, लेकिन दोनों किससे आए, वो है भगवान। भगवान ऐसे जिनका कोई सोर्स नहीं है। ये नहीं कोई कहेगा अच्छा अच्छा भगवान का सब कुछ सोर्स है तो भगवान का भी कोई सोर्स होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बाय डेफिनेशन वो हैं जे जिनके थ्रू हर चीज आई है, और जिनसे पहले कोई सोर्स नहीं है। ही इज द सोर्स फॉर एवरीथिंग, और उनके अलावा कोई और सोर्स नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ पे अपनी प्रोप्राइटरशिप करते हैं कि भाई ये मेरा बिजनेस, मैं प्रोप्राइटर हूँ, इस प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ। लेकिन सब चीज़ों का प्रोप्राइटर भगवान है। हमारी तो आज ज़मीन है, कल को हम होंगे या नहीं होंगे, या ज़मीन हमारे पास होगी या नहीं होगी, लेकिन वो ज़मीन के असली प्रोप्राइटर, ओनर, वो भगवान है। और सुप्रीम इंजॉयर, सबसे ज़्यादा इंजॉय जो है वो भगवान करते हैं। और जब हम भगवान के से कनेक्ट हो जाएं, तो हमारे को उससे भी ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हम देखो, अगर हमारा शरीर ही देख लो, तो शरीर में अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारी सांसें चल रही हैं ऑटोमेटिकली, हम खाना खाते हैं वो अलग से अंदर जाता है, पचता है, हम खुद थोड़ी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने खाया फिर उसके बाद हमने कहा चल भाई अब गैस्ट्रिक जूस निकले, और कोई डाइजेस्टिव जूस निकले, पैनक्रियाटिक जूस निकले, उस सब से वो सारी की सारी चीज़ें डाइजेस्ट होंगी, फिर हम आगे उसको पुश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता हमें। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, सब चीज़ें अपने आप इतनी स्मूथली हो रही हैं, लेकिन भगवान कंट्रोल कर रहे हैं सबको। और हम सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते। हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं अपने शरीर को, वो भी थोड़े टाइम के लिए, जब तक हमारे को ये करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी दी गई है। तो कोई कह सकता है अच्छा भगवान अगर हैं, आपने कहा कि हाँ भाई हर डिमांड और अर्जेस की कॉरस्पॉन्डिंग होती है चीज़, और उसी तरह से वर्शिप की जो अर्ज है, डिमांड है, उसके लिए भगवान है, और ऑर्डर और डिज़ाइन है पूरा, और सुप्रीम कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, इंजॉयर, ओनर, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ये सब हैं। तो देखे कैसे भगवान को, कैसे देखा जाए? तो हम देखते हैं हर चीज़, हर कारण का कोई कारण होता है। तो भगवान सब कारणों के कारण है, और भगवान का हाथ हमें दिख सकता है जब हम सही माध्यम से जाते हैं। और दूसरी चीज़ है सेवा भावना से, सर्विस एटीट्यूड से हम देख सकते हैं भगवान को एक्चुअली। तो हर सेवा, सेवा मीन्स टू लव, मीन्स टू सर्व। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम भगवान को, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए सेवा करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से भगवान को देखने के लिए एक माध्यम है, वो है प्रेम। और उसके वो एक्सप्रेस कैसे होता है, वो सेवा से होता है।
तो कई सारे माध्यम है नॉलेज गेन करने के लिए। तो भगवान के बारे में कैसे नॉलेज गेन की जाए? सेवा करने के लिए हमें नॉलेज भी गेन करनी पड़ेगी। तो 3 माध्यम जो शास्त्र बताते हैं उसमें एक है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण मतलब एविडेंस, प्रत्यक्ष मतलब जो साक्षात दिख रहा है हमें, डायरेक्ट एविडेंस। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका कंक्लूजन निकलता है एक्सपेरिमेंट का और एविडेंट हो जाता है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी सेंसेस से और उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण सीइंग, जैसे हम कुछ देख रहे हैं, कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हो वही होता है। लेकिन क्या सही मायने में ये ठीक है? सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप फोटोज देखोगे दोनों, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रॉ है ये बीच से टूटी हुई है। अगर आप स्ट्रॉ को पानी में डालोगे और साइड से देखोगे, कभी ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन क्या एक्चुअली में टूटी हुई है स्ट्रॉ? हम निकाल के देखोगे स्ट्रॉ पूरी की पूरी होगी। उसी तरह से कई बार अगर आपका शीशा जो है उसका डिज़ाइन थोड़ा कर्व्ड है या टेढ़ा मेढ़ा है, तो आपकी एक्चुअल इमेज नहीं आएगी वहाँ ठीक से। ऐसा लगेगा या तो आप बहुत मोटे हो या बहुत पतले हो या उल्टा लगेगा। तो आप देख जो रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से सही हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसके कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोगों में थोड़ी कमियां हैं। क्या कमियां हैं हमारे अंदर? 4 मुख्य कमियां बताते हैं शास्त्र। क्या बताते हैं 4 मुख्य कमियां? एक तो वो कहते हैं कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है, जिनसे आप परसीव कर रहे हो, जिनसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो इम्परफेक्ट हैं। वो कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है पूरी तरीके से। और फिर आप भ्रमित हो जाते हो। कभी आप कुछ देखो या कुछ देखो, आपको गलती लग जाती है, फिर आप गलतियां करते हो, मिस्टेक्स करते हो। और एक ह्यूमंस में टेंडेंसी है कि चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी है, चीट करना, धोखा देना। तो इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। इम्परफेक्ट सेंसेस, कोई एग्जांपल दे सकता है कि कौन से सेंसेस जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं, या कोई सेंसेस इम्परफेक्ट हैं? ऐसा किसी को कोई चीज़ स्ट्राइक कर रही है कि हाँ भाई ये इतना परफेक्ट नहीं है? कोई भी Eyes भी eyes are also not perfect. अच्छा, तो ठीक है, आंखें जो हैं हमारी वो परफेक्ट नहीं है। कैसे कैसे कह सकते हो आप परफेक्ट नहीं है? कोई कहेगा नहीं मेरी तो सही है, मेरी चश्मा भी नहीं है मेरे को, तो मेरी तो परफेक्टली फाइन है 2020। नहीं, जैसे सारी चीज दुनिया में बहुत चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एक्स रेज, यूवी रेज, तो एग्जिस्ट तो हाँ, करते हैं बट हम देख नहीं पाते हैं। एक्सेलेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो पॉइंट बताया सचिन जी ने, कि ये हमारी जो दृष्टि है, जो हमारी परसेप्शन है, वो सिर्फ छोटी सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसमें एक छोटी सी विजिबल जो रेंज है वहाँ तक ही सीमित है। अगर उस रेंज से अलग वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो हो जाती है इंफ्रा रेड, मतलब रेड के बियॉन्ड जिसकी वेवलेंथ। तो उसमें इंफ्रा रेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब आ जाती है। ये सब हम नहीं देख सकते, परसीव नहीं कर सकते। उसी तरह से जो वेवलेंथ अगर बहुत हाई हो जाए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए और वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाए, वो अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रेज होती है, जो कि हम फिर देख नहीं पाते। तो इसलिए हम बहुत ही छोटी रेंज को ही देख सकते हैं। उसी तरीके से कई और एग्जांपल हैं। अगर हम देखें, कई सारी ऑब्जेक्ट्स तो हम देख नहीं सकते। एयर को हम देख नहीं सकते। अगर हमारी आंख बंद हो तो आई लिड को भी नहीं देख सकते हम। वो हमारे आंख के सामने सामने है लेकिन देख नहीं सकते हम। अगर रोशनी ना हो तो हम देख नहीं सकते। बहुत दूर हो कोई चीज़ या बहुत पास हो कोई चीज़ तो हम देख नहीं सकते। तो हमारी आईज जो हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। हमें प्राउड तो बहुत होगा कि हाँ बहुत अच्छी आंखें हैं हमारी, देखो कितनी सुंदर, लेकिन एक्चुअली परफेक्ट नहीं है। और कोई सेंसेस के बारे में बता सकते हैं? ईयर्स, सेम, हाँ, ईयर्स, सेम सेम, वेरी गुड। तो ईयर्स में डेसिबल। अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। तो एक तो ऑडिबल साउंड हो गई जो हम सुन सकते हैं, और फिर इंफ्रासाउंड हम सुन नहीं सकते।
मगर एलिफेंट्स और कई एनिमल्स एलिफेंट्स के ऐसे सुन सकते हैं। उसी तरीके से जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन से टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स वगैरह। लेकिन अगर हम देखें हमारी परसेप्शन, हम नहीं सुन सकते उसको, लेकिन बर्ड्स बैट्स ये सब सुन सकते हैं। तो हमारे ईयर्स भी जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो कोई कह सकता है अरे हमें दिखाओ भगवान, लेकिन आपके तो ईयर्स आईज भी नहीं परफेक्ट। कोई कहेगा अच्छा कुछ सुन लेते हैं भगवान से, ईयर्स भी आपके परफेक्ट नहीं है। और बाकी अगर सेंसेस भी हम देखें, स्किन, टेस्ट, टच, तो वो भी परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। अगर हम किसी में चीज़ को हाथ लगाते हैं कभी कभार, वो बहुत ज़्यादा हॉट है और फिर उसका कोई नॉर्मल टेम्परेचर की लगाएं तो नॉर्मल टेम्परेचर वाली जो है हमें वो कोल्ड लगेगी। हम टेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया हमने, फिर अगर कोई थोड़ा सा कम मीठा खाएं तो वो फीका लगता है, हालांकि वो मीठा है, लेकिन वो फीका क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो एडजस्ट हो गई है उसके लिए टंग। उसी तरह से लोग देखते हैं, हम कई बार इल्यूजन हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई चीज़ जो एक्चुअली में ना हो वहां पे। किसी को यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है? हाँ जी, मेरे को दिख रहा है। दिख रहा है ट्राइंगल? और किसी को? यस यस। तो एक्चुअली अब ये ट्राइंगल तो दिख रहा है सबको, लेकिन एक्चुअली ये ट्राइंगल है नहीं। ये 3 जो हैं सर्कल्स हैं जिसमें थोड़ा सा पीस उसका काट दिया है और इस तरीके से रखा है कि एक परसेप्शन दी जा रही है कि वहां एक ट्राइंगल है, लेकिन है नहीं। तो ये बेसिकली हमारा परसेप्शन जो होता है, कई बार किसी को रस्सी आई और लगा उसे एकदम सांप आ गया, तो इसको कहते हैं इल्यूजन हो जाना। कितने लोग दिख रहे हैं आपको इसमें? कितने फेसेस और लोग, कितने लोगों के चेहरे दिख रहे हैं? किस किस को यहाँ पे दो दो लोग दिख रहे हैं या 2 से ज्यादा? 4 5 है सर। यस पाँच। प्रभु 2 से ज्यादा 4 तो दिख रहे हैं। 5 तो दिख रहे हैं ये, लेकिन हमने 5। पहले देखा होगा ये वाली फोटो। तो 5 लोग जो इसमें हैं वो एक्चुअली में है नहीं, ऑब्वियसली या तो एक ही बंदा होगा, लेकिन इस तरीके से ये इमेज बनी है कि वी कैन परसीव 5 पीपल द वे वी सी। मतलब किस तरीके से हम देखते हैं उस हिसाब से 5 लोग यहाँ दिख सकते हैं। इसमें कितने लोग दिख रहे हैं आपको? एक ही दिख रहा है प्रभु जी। एक ही दिख रहा है इसमें तो। 2 दिख रहे हैं 2। Okay. 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। अच्छा, एक किसको एक ही दिखा है? पूनम माता जी को और सचिन को? यस मुझे हाँ तो एक मुझे एक ही दिखा अभी तक। आपको 2 है। सचिन, आपको कौन सा दिखा है? बॉय या समथिंग लाइक गर्ल। और एक ओल्ड लेडी है। अच्छा, लेडी है और जेंट्स। पूनम माता जी आपको कौन सा दिखा है? मुझे लग रहा है एक बॉय बैठा है उधर मुंह करके। उधर मुंह करके। मुझे भी ओके, यही लग रहा है। तो अगर आप देखो, ये बाल हो गए, ये आईलिड्स हो गई, ये नोज हो गया और ये चिन हो गई। वही वाला दिखा आपको? यस हाँ जी यही वाला दिखा है। यही अब वाला। अगर आप दूसरे को देखना चाहो तो ये जो चिन है इसको समझ लो साइड का नोज हो गया, ये माउथ हो गया और ये चिन हो गई। और ये हाँ एक ओल्ड लेडी दिख रही है, दिख रही है राइट। साइड फेस। हाँ, ठीक है ना? तो ऐसे बॉडी जो है वैसे हमारी आईज परसीव करती है। पूनम माता जी आपको दिख गया ना? मुझे ओल्ड लेडी नहीं दिख रही। ये देखो साइड फेस है इसका, ये हम्म। नोज हो गया, नाक, ये हो गया उसका लिप्स, अपर लिप, ये लोअर लिप हो गया, ये मुंह हो गया और ये चिन हो गया। यस 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 ठीक है ना? यस। अब ये मूव करते हुए दिख रहे हैं? हाँ एक्चुअली ये मूव नहीं कर रहे,
लेकिन हमें ऐसे अपीयर हो रहे हैं कि ये मूव कर रहे हैं। ये भी मूव करते हुए दिख रहे होंगे, यस। है ना? अच्छा, अब ये बीच में जो डॉट है इसको देखो और अपना सिर जो है आगे पीछे करो। घूमता हुआ लग नजर रहा आ रहा है। घूमता हुआ लग रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन। यस। अब वो एक्चुअली में नहीं घूम रहा, बट ऐसा परसीव हो रहा है हमें। अच्छा, इसमें बताओ कौन सा सबसे सबसे बड़ा है हाइट में? इन तीनों में से सबसे राइट वाला, सबसे लेफ्ट वाला या बीच वाला? राइट। सबसे Right. छोटा वाला। नहीं, कौन सा है सबसे छोटा? सबसे राइट वाला है सबसे छोटा, या सबसे लेफ्ट वाला है सबसे छोटा? सबसे लेफ्ट लेफ्ट वाला वाला। छोटा लेफ्ट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला बड़ा सभी है। बराबर होंगे, सभी They all बराबर are है। नहीं, same लेफ्ट वाला size. बड़ा तो है। They all are एक्चुअली same size. हाँ, ये तीनों सेम साइज के हैं, लेकिन वो लग रहे हैं छोटे बड़े क्योंकि वो पीछे की जो लाइंस है ना, वो पैरेलल एक्चुअली है नहीं। मतलब वो पैरेलल है मगर उसका साइज छोटा होता जा रहा है। तो वो छोटा होने के कारण हमें जो राइट वाला है वो बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली सब सेम साइज के हैं। हम्म। अभी एक्चुअली शिप्स चल रही हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है पीछे अगर आप देखो बादलों और इसका कि कोई ब्रिज है, लग रहा है? हाँ। यस। यस यस लग रहा है। तो इस तरीके से हम इल्यूजन हो जाते हैं इसीलिए। उसी तरह से मिस्टेक्स भी करते हैं हम। कोई है यहाँ पे जिसने अभी तक कोई मिस्टेक ना की हो लाइफ में? कोई भी नहीं। Only God. हाँ तो ये फर्क Or है। you, maybe. Next is you. हम तो भर भर के करते मिस्टेक्स। तो टू एयर इज ह्यूमन, ऐसी एक कहावत है। तो इसलिए हमेशा गलती जो है वो हो सकती है इंसानों से। तो उसी तरह से हम जब भगवान को अपने सेंसेस से देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं, तो हम इतनी मिस्टेक्स करते हैं। उसी तरह से एक प्रोपेंसिटी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। आप देखो आजकल कितने स्कैम्स हो रहे हैं जगह जगह। कोई फाइनेंशियल स्कैम, कोई ईमेल में, सेल फोन में, ऐप में। पहले तो चीटिंग करो आप गूगल पे टाइप, तो पहले के ज़माने स्कूल में बच्चे चीटिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज चीटिंग करने में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि कोई लिमिट नहीं है चीटिंग करने की। लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में। तो अलग अलग तरीके की चीटिंग प्रोपेंसिटीज हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमने पहले डिस्कस किया, जिसके माध्यम से हम नॉलेज गेन करते हैं, वो इम्परफेक्ट है क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हम गलतियां करते हैं, हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हम भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा माध्यम है ज्ञान लेने का, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मीन्स गेस करना। जैसे आपने कोई दो इवेंट्स देखे और उसके बीच में क्या हुआ आपको पता नहीं है, लेकिन आप गेस कर रहे हो ये हुआ होगा। जैसे अगर आप देखो, साइंटिस्ट को जब देखना होता है कि ये स्टार्स जो है अलग अलग प्लैनेट्स में और अलग अलग स्टार्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे उनकी लाइफ साइकिल होती है, पूरी बना रखी है साइंटिस्ट ने। मगर कैसे बनाई ये, उन्होंने देखे कि कुछ स्टार इस स्टेज में हैं, कुछ इस स्टेज में हैं, कुछ इस स्टेज में, अलग अलग स्टेजेस में देखा और उससे ये अनुमान गेस किया कि ये इसके बाद ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, मे बी इट्स लाइक दिस। तो इस तरीके से वो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इसमें काफ़ी गेसेस होते हैं, काफ़ी गलतियां होती हैं जो बाद में पता लगती हैं। जैसे एक हाथी, एक देखा होगा ये आपने, 6 लोग जिन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं था, किसी और देश से थे वो, उनके देश में हाथी नाम का कोई चीज़ नहीं थी, तो उनको छोड़ दिया और एक बहुत नाइस सा हाथी दे दिया जो कि बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं करता, कुछ नहीं कहता, गाय के जैसा बेचारा है। तो उन्होंने कहा जाओ, जाके और आंखें में पट्टी बांध दी। उन्होंने कहा इस कमरे के अंदर आप जाओ और अलग अलग हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास उनको जाके रख दिया। उनको कहा अब आप टच करके बताओ हमें कि हाथी कैसा है। तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो जिसने पूंछ को टच किया उसने कहा कि यार हाथी तो जरूर एक रस्सी के जैसा होगा, रोप। जिसने हाथी के पैरों को एकदम टच करके देखा उसने कहा ये तो यार कोई पेड़ का वो लग रहा है, तना, ट्रंक। जिसने उसकी सूंड को टच किया उसने कहा ये सांप की जैसा होगा जरूर हाथी। जिसने उसके हाथी के दांत को टच किया
उसने कहा ये जरूर कोई शार्प नुकीली कोई स्पीयर या एरो या कुछ इस टाइप का है। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजों का अनुमान लगा रहे थे। अब क्या ये लोग सही मायने में गेस कर सकते हैं कि हाथी कैसा है? क्या आप लोगों की राय, क्या ये सही कंक्लूड कर रहे हैं? नहीं, जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलता। हाँ एग्जैक्टली, जब तक वो पूरा देख के उनको नहीं पता लगेगा, पूरा देख के जब तक समझ नहीं लेंगे। तो इसीलिए ये है अनुमान प्रमाण, गेस वर्क, इसमें भी बहुत चैलेंजेस हैं, इससे भी हम सही नॉलेज नहीं जान सकते। लेकिन शब्द प्रमाण, ऐसे व्यक्ति से सीखना है जिसको पहले से पता हो, जो डिटेल में बता सके हमें, वो एक्चुअली सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग। अगर हम शब्द अथॉरिटी के पास जाते हैं तब हम प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को भी यूज कर सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन शब्द प्रमाण की जरूरत है। अब हम मेडिकल फील्ड में भी देखते हैं, अब अगर हमारे को किसी डिजीज के बारे में स्टडी करना है या कुछ अच्छे से ट्रीट करना है, तो डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी बुक्स कंसल्ट करते हैं, लिटरेचर्स कंसल्ट करते हैं, और अथॉरिटीज होती हैं, जैसे ये हैरिसन्स, ये एक मेडिसिन की बुक है। अगर कोई भी मेडिसिन की फील्ड में ज़्यादा स्टडी करना चाहता है, अथॉरिटी के पास जाना चाहता है कि हाँ ये कैसे ट्रीट होती है बीमारी, और वो इस बुक से ज्ञान लेगा, तो ये एक तरीके से नॉलेज आ रही है उसको, शब्द प्रमाण की। तो इसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर नॉलेज लेने के लिए सही मेथड है कि हम अथॉरिटी के पास जाएं, और अथॉरिटीज़ जो हैं वो हैं शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि स्क्रिप्चर्स के बारे में, कि स्क्रिप्चर्स ऐसे बोलते हैं, तो स्क्रिप्चर्स जो हैं वो अथॉरिटीज़ हैं इस फील्ड में। तो कोई कह सकता है कि भाई स्क्रिप्चर्स कैसे, स्क्रिप्चर्स में ऐसी क्या खास बात है? तो स्क्रिप्चर्स जो है वो एक्चुअली मैनुअल है। जैसे कोई भी वॉशिंग मशीन है या कोई गैजेट है आप आता है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, तो क्या करते हो आप उसकी मैनुअल देखते हो कि क्या है भाई, कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे नहीं। तो उसी तरीके से जो रियल मैनुअल है हमारी लाइफ की, हमारी इस वर्ल्ड में कैसे हम गेन कर सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके लिए है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स जो शास्त्र हैं उनको एक्सियोमैटिक ट्रुथ भी कहा जाता है। एक्सियोमैटिक ट्रुथ मतलब कि वो सेल्फ एविडेंट है। जैसे मैथमेटिक्स में कई बार हम देखते हैं कई सारी थ्योरम्स होती हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, अलग अलग थ्योरम्स होती हैं। उनको क्या मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि आप उसको यूज़ करो और इम्प्लीमेंट करो। उसको हर बारी प्रूव नहीं करते, उसका प्रूफ पहले ही देख चुका है। आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये एक थ्योरम आ गई, आपको पता लग गया ये बेसिक। अब इसको हर बारी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करके आप कितने सारे सम सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई कहे एक पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, तो पॉइंट की डेफिनेशन मतलब इट इज़ अ सर्कल विद रेडियस 0। अब इसको कैसे आप समझोगे, प्रूफ कैसे करोगे कि हाँ भाई ये होता है? लेकिन इस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते। कोई कहेगा आयोटा, जो मैथ्स में होता है आयोटा, अंडर स्क्वायर ऑफ -1, उसको आप कैसे प्लॉट करोगे या कैसे उसको प्रूव करोगे, उसकी वैल्यू क्या है? तो उसकी वैल्यू आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको यूज़ करोगे आप, तो कितने सारे वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट समझ आ सकते हैं मैथ्स के। तो इसलिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको एक्सियोमैटिक ट्रुथ कहते हैं, और शास्त्र भी ऐसी हैं जिनको प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको जब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, उनसे समझते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हमारे को खुद नॉलेज हमारी डीप होती है और हमारी रियलाइजेशंस आती हैं, जिससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी आती है और एक्चुअली हम स्पिरिचुअल लाइफ को साक्षात भगवान को देख सकते हैं। और शास्त्रों में कई सारी ऐसी प्रेडिक्शंस दी गई हैं, ऐसी कई सारी बातें बताई गई हैं जो कि आज कई सालों के बाद साइंटिस्ट्स को क्लियर हुई हैं। जैसे कुछ साल पहले तक, कुछ सेंचुरीज पहले तक ये डिबेट चलती थी कि धरती जो है वो गोल है कि नहीं है, लेकिन शास्त्रों में तो धरती को भूगोल क्या कहा गया है, भूगोल, भूमि जो गोल है, और कई सारी
चीज़ों के वर्णन है कि कैसे अर्थ जो है वो गोल है। जो पौधे हैं उनके अंदर जीवन है, उनमें लाइफ है। ये बात जगदीश चंद्र बोस और अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रूव करी, लेकिन शास्त्रों में ये चीज़ पहले थी। जो गर्भ में बच्चा होता है वो किस किस महीने में उसके कौन से ऑर्गन्स बन रहे हैं, क्या है, ये सब शास्त्रों में वैसा ही दिया है जैसे एक्चुअल में होता है। जैसे मॉडर्न साइंस को भी अब पता लग गया है, लेकिन ये 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त के लोगों को नॉलेज नहीं थी, अदरवाइज उनको कैसे पता लगे? उनको ऑलरेडी नॉलेज थी, शास्त्रों से आई। और शास्त्रों में जो नॉलेज है वो उसका मकसद होता है। इनफैक्ट ये भी बताते हैं 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम में कि उस वक्त बच्चा सोच क्या रहा होता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीजें भी बताई गई हैं। तो साइंटिफिक स्टडी जो है उसमें हम देखते हैं कि साइंस जो है वो इट कीप्स चेंजिंग, नई नई चीजें पता लगती हैं। लेकिन स्क्रिप्चर्स अगर हम यूज करते हैं और उनके थ्रू हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमें पता लगता है कि साइंस और स्क्रिप्चर्स दोनों का इस्तेमाल से हम और ज़्यादा डीप जा सकते हैं नॉलेज में, जिसके अंदर हम कई सारी नॉलेज जो हमारी लैकिंग है। जैसे स्क्रिप्चर्स में कई सारी चीज़ें दी गई हैं जो आज के टाइम में बहुत हेल्पफुल और रेलेवेंट है, जैसे योगा, मेडिटेशन। इसको हम देखते हैं पूरी दुनिया में लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे बेनिफिट ले रहे हैं। वास्तुशास्त्र जो कि आर्किटेक्चर वगैरह इन सब चीज़ों का डिस्कशन होती है कि कैसे अच्छे से होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटलर्जी, आयुर्वेद, ये सारी की सारी चीज़ें जो आज हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ये सारी की सारी स्क्रिप्चर्स में बहुत डिटेल में थी। और ये जो साइंस है, ये जो नॉलेज है, ये चेंज नहीं होती रहती कि हर थोड़े दिन में न्यू एडिशन आ गई, चेंज हो गई, नहीं। ये टाइम टेस्टेड है और टेस्टेड के बाद कंक्लूडेड है, जो कि हर डिफरेंट सिचुएशन में एप्लीकेबल रहेंगी। और शास्त्रों में कई सारी प्रेडिक्शंस हैं, जैसे हमने बताया कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया, उसी तरह से कई सारे लोगों का प्रेडिक्शन है। जैसे श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 श्लोक 32वें श्लोक में बताया गया है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि ऐसे ऐसे टाइम पीरियड में वो आएंगे और वो आए। भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया 1st कैंटो 3rd चैप्टर में। चाणक्य के बारे में बताया हुआ है 12th चैप्टर में। अशोक किंग के बारे में बताया गया 12th कैंटो 1st चैप्टर में। जीसस क्राइस्ट भविष्य पुराण में और अथर्ववेद में इनका वर्णन है। मोहम्मद के बारे में बताया गया पुराण में। तो कहने का मतलब है कि कई सारे शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है कि फ्यूचर में क्या होगा, और इसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। तो इससे भी हम देखते हैं कि शास्त्र में वो सब नॉलेज है। इवन अगर अभी भी आप 12th कैंटो देखोगे तो उसमें बताया गया है कि आने वाले टाइम में कैसे होगा। एज जो है वो लोगों की कम होती जाएगी, बलम कम होती जाएगी, जो हमारी बॉडीली स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है वो कम होती जाएगी। और हम देखते हैं आजकल आज की जनरेशन उतनी हेल्दी, उतनी तंदुरुस्त, उतना मस्तिष्क हमारा तेज नहीं है। पहले के टाइम में लोग पूरी की पूरी बुक्स जो है उनको दिमाग में हो जाती थी याद, एक बार ही सुनते थे लोग, याद हो जाता। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज तो हमें लिखना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फोन नंबर बताओ किसी को तो 2 3 4 6 7 ओ वे लेट मी गेट पेन, उसी वक्त लिखते हैं हम, या फिर अपना सेल फोन में सेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शास्त्रों में बताई गई हैं फ्यूचर में कैसे होगा। तो शास्त्र के माध्यम से और इसका जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके हम एक्चुअली इस लेवल पे आ सकते हैं जब हम 9th चैप्टर में भगवद गीता में भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम, कि ये जो नॉलेज है ये प्रत्यक्ष सेल्फ एविडेंट है, ये आपको खुद एक्सपीरियंस होगी। तो हम जब ये नॉलेज को अंडरस्टैंड करके अप्लाई करते हैं तो हमें लाइफ में पता लगेगा और धीरे धीरे करके हमें
डाउटफुल नहीं रहेगा कि क्या भगवान है नहीं है, बल्कि क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएंगे हमारे, और क्लियर कॉन्सेप्ट से हम अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं और बाकियों की लाइफ को भी। तो ये थोड़े से थॉट्स थे जो हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर करना चाहते थे। अभी और क्वेश्चंस, कमेंट्स और डिस्कशन के लिए हमारे पास हैं 2-3 मिनट, तो आप लोग में से जो भी कुछ शेयर करना चाहेंगे प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली समराइज अगर करूं मैं, तो आज का हमारा टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से लोगों में क्यों ये डाउट आता है, और क्या क्या चीज़ें जो एटीट्यूड है अप्रोच करने का इस टॉपिक को, वो लोगों का कितना लिमिटेड है अनटिल एंड अनलेस लोग एक सिस्टमैटिक अप्रोच लें। और सिस्टमैटिक अप्रोच में हमने देखा कि इस पूरी क्रिएशन में कितनी सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज से चल रही हैं, जो लॉ के अकॉर्डिंगली चल रही है। देयर इज़ अ क्रिएशन विच इम्प्लाइज अ क्रिएटर, देयर आर लॉज, सो देयर इज़ अ लॉ मेकर, there are rules to follow, there is somebody who is actually has implemented those rules, and those who are not following the rules are getting the consequences, and therefore we have to understand कि कैसे हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें। और हमने देखा कैसे डिज़ाइन और ऑर्डर है, और कैसे हर एक डिमांड और अर्ज के लिए कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट या एंटिटी है। जैसे हंगर के लिए खाना है, थर्स्ट के लिए वाटर है, उसी लिए वर्शिप भी एक नेसेसिटी है जो कि कई ह्यूमंस में है, और साथ में एबोरिजिन्स जो कि अनसिविलाइज्ड आदिवासी हैं, उनके अंदर भी एक वर्शिप करने की प्रोपेंसिटी है। तो ये प्रोपेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग भगवान की एग्जिस्टेंस है जो इस चीज़ को पूरा करती है। और हम देखते हैं कि जो लोग फॉलो करते हैं एक स्पिरिचुअल पाथ को, कई सारी चीज़ें उनके अंदर एक्चुअली पॉजिटिव होती हैं। वो उनके अंदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की प्रेवलेंस कम हो जाती है, वो उनके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाती है। ऐसे लोग होपलेस नहीं होते, ऐसे लोग इजीली डिप्रेस्ड नहीं होते, ऐसे लोग मोटिवेटेड, एंकरेज्ड रहते हैं। इनफैक्ट वो दूसरों के लिए भी सोर्स ऑफ एंकरेजमेंट हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे कई सारी रिसर्च भी हुई है जिससे ये चीज़ देखी गई है। फिर हमने देखा कि नॉलेज कैसे भगवान के बारे में ली जाए, और उसमें हमने अलग अलग तरीके के सिस्टम्स देखे। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब डायरेक्ट एविडेंस, जो हम एक्सपेरिमेंट करके गेन करते हैं नॉलेज। उसमें हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट करके गेन नॉलेज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट होती है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है। और उसकी लिमिटेशंस हमने बताई कि कैसे इम्परफेक्ट सेंसेस हैं हमारी, चीटिंग प्रोपेंसिटी है हमारे अंदर, और हम मिस्टेक्स कर देते हैं और हम भ्रमित, इल्यूजन हो जाते हैं, जिसमें हमने कई सारे वो ऑप्टिकल इल्यूजन्स दिखाए थे, जिसको कई लोगों को अच्छा लगा था, वो देख के इंटरेस्ट आया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इन इम्परफेक्शंस की वजह से, ये जो 4 इम्परफेक्शंस हैं, इस वजह से हमको प्रॉपर नॉलेज गेन करने में दिक्कत आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम शब्द प्रमाण को लेके चलें, जो कि शास्त्र में क्या लिखा है उसको लेके चलें। शास्त्र और साथ में जो दूसरों एसोसिएशन का, जो स्पिरिचुअली माइंडेड लोग हैं, उनका एसोसिएशन लेके हम जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे, जैसे एक जीपीएस को फॉलो करने से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा जा सकता है, उसी तरह से ये जो शास्त्र हैं ये हमारा जीपीएस है। जब इनको फॉलो हम करें तो हम देखते हैं धीरे धीरे इससे हमें अपनी डेस्टिनेशन मिल सकती है, जहाँ पे हम एक्चुअली प्रैक्टिकली डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को और भगवान को। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है बिफोर वी एंड? Thanks a lot, Prabhu. Thank you for joining. Thank you निशांत प्रभु, थैंक यू एवरीबडी। तो आई थिंक वील स्टॉप हेयर, हम आज के लिए स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट वीक हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन। मैं ग्रुप में डाल दूंगा डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you so थैंक much. यू।
Thank you. Thank you. Very nice session. Very nice presentation.